नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है सूरदास की झोपड़ी, जो कक्षा 12वीं में अंतरा भाग 2 के तहत अध्ययन किया जाता है। आज इस लेख में हम प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय, सूरदास झोपड़ी पाठ का सार और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। इसको हमने परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया है। इसका अध्ययन करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। एक चीज बिंदु नोट कर लें, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। उनकी कहानियों में जो वास्तविकता और जीवन का मर्म देखने को मिलता है, वह अन्यत्र कहानियों में नहीं मिलता। यानी कि जो इनके कहानियों में ग्रामीण परिवेश और सामान्य जन की जिजीविषा या उसके ऊपर होने वाले अमानवीय बर्ताव या उनके साथ छल कपट को उन्होंने जितनी बारीकी से प्रकट किया है, वह अन्य कहानीकारों ने नहीं किया है। इसलिए उन्हें हम कलम का सिपाही भी कहते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। सूरदास की झोपड़ी कहानी में भी प्रेमचंद ने गांधीवादी विचारधारा का प्रदर्शन किया है। गांधीवादी विचारधारा यानी कि जो अहिंसा पर विश्वास रखता है, सत्य पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्य में दृढ़ निश्चय रहता है। गांधीवादी विचारधारा आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, जिसने अंग्रेज़ों को यहाँ से यानी कि भारत से जाने पर विवश किया। इस कहानी में वह एक अंधे भिखारी की विवशता को बखूबी दर्शाते हैं। भिखारी के पास बड़ी मात्रा में धन हास्य का विषय होता है। किसी भी भिखारी के पास अगर ढेर सारा धन हो तो लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि यह कहीं से चोरी करके लाया है या फिर इसे कहीं पड़ा हुआ मिला है। तो यही कारण है कि सूरदास की जमा पूंजी लूट जाने के बाद भी वह अपनी पूंजी के बारे में किसी को नहीं बताता, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अंत में वह संघर्ष के लिए प्रेरित होता है। प्रेमचंद का स्पष्ट मानना था, साहित्य कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। जब आधुनिक काल में हिंदी को विकसित किया गया, खड़ी बोली और ब्रज भाषा से हिंदी के साहित्य रूप में पदार्पण हुआ, तो प्रेमचंद जी ने अध्यक्षीय भाषण करते हुए कहा था। प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण हुआ था 1933 में। तो इन्होंने कहा कि साहित्य को मनोरंजन का विषय नहीं बनाना, हमें इसके माध्यम से समाज को जागरूक करना है, समाज को शिक्षित करना है। हम इसे केवल मनोरंजन का विषय बनकर नहीं रहने दे सकते। यह समाज को दिशा दिखाने, उसका मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है। प्रेमचंद के साहित्य से इन बातों को स्पष्टीकरण मिल जाता है। प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी कक्षा 12वीं। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की कालजयी रचना है। यह कहानी प्रेमचंद के विचारों में गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। इस कहानी में आपको गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। वह स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अपनी सरकारी नौकरी भी उन्होंने त्याग कर गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे। कौन? प्रेमचंद जी ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर। उनके व्यक्तित्व में गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। कहानी का पात्र सूरदास अपने समस्त धन तथा घर खो देने के पश्चात भी पुनः बनाने के लिए, अर्जित करने के लिए प्रेरित होता है। वह विद्रोह या अहिंसा नहीं करता। यह यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं उनके माध्यम से, यहाँ पे गांधीवादी विचारधारा है। विद्रोह और अहिंसा की बात नहीं करता, हिंसा की बात नहीं करता। सूरदास का यह व्यवहार तथा विचार प्रेमचंद के गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करने में सक्षम है। सूरदास की झोपड़ी कहानी व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रेरणादायक है। कैसे? जैसे निम्नलिखित बातों को हम देखते हैं। किस प्रकार एक असहाय व्यक्ति भी अपने जीवन में उत्तम कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हम शिक्षा ले सकते हैं। तथा सब कुछ खो जाने के पश्चात भी स्वयं हार नहीं मानता, पुनः अर्जित करने के लिए दृढ़ संकल्प रखता है। वह जीवन को एक खेल की भांति लेता है जिसमें हार जीत लगी रहती है।
वह पुनः प्रयास करके सब कुछ हासिल करने पर विश्वास रखता है, प्रतिहिंसा या द्वेष भाव को अपने भीतर नहीं पालता। यही व्यक्ति के उत्तम जीवन का परिचय है। अब हम सूरदास कहानी पाठ का सार देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि, ये याद रखिएगा, रंगभूमि का एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। जो ये सूरदास की झोपड़ी कहानी है, ये रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके बेटे मिठुआ, दो कैरेक्टर आए, एक अंधा भिखारी जिनका नाम सूरदास और एक उनका बेटा मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखा गया है। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे वह अपनी 3 अभिलाषा पूरी करना चाहता था। इस चीज को याद रखिए कि 3 अभिलाषाएं उसकी क्या क्या थी। उसके पूंजी जमा करने के पीछे, पहला, संचित धन से अपने पितरों का पिंड दान करना चाहता था। दूसरा, अपने जो है बेटे मिठुआ का ब्याह कराना चाहता था। और गांव के लिए पानी का एक कुआं बनाना चाहता था, जिससे गांव के लोगों को पानी आसानी से मिल सके, उसे बड़े लोगों से, सेठ साहूकारों से गाली और लात न खाना पड़े। इसलिए वह अपने गांव में एक कुआं बनवाना चाहता था। उसी गांव के जगधर और भैरव, उसी गांव में एक जगधर और भैरव, दो कैरेक्टर और आ गए, जगधर और भैरव भी रहते थे। इस कथा में वह खलनायक और उप खलनायक के पात्र में जाने जाते हैं। भैरव की पत्नी सुभागी, ये कैरेक्टर याद रखिएगा, भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। इसी ईर्ष्या भाव से भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझकर उससे बदला लेने के लिए ठान लेता है, जिससे सूरदास से ईर्ष्या करने का भाव उसमें जागृत होता है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने घुसता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली के रूप में मिलती है। उसकी पूंजी सारी एक पोटली में रहती है। पोटली मतलब एक कपड़े का जो है बना हुआ होता है, जिसमें पूर्वज पहले लोग जो है उसमें रखा करते थे, एक तरीके से बटुआ हुआ करता था। भैरव वह पोटली चुरा लेता है और झोपड़ी में आग लगा देता है। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं, किंतु सूरदास की मन स्थिति उस समय निराशापूर्ण होती है। वह आश्चर्यचकित, दुख तथा निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किस प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लाए। उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती हुई नजर आ रही थी। अगर आपको क्वेश्चन में जो है ये वाला संदर्भ पूछता है कि आग लगते समय उसके मन में क्या जो है स्थिति थी, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं अपने अनुसार। झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली की तलाश में पहुंच जाता है। वहां चारों तरफ राख ही राख थी। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी तीनों अभिलाषाएं जल गई है। अर्थात जो उसने पैसे जमा किए थे वह पोटली नहीं मिल रही थी। उस पोटली के साथ साथ उसकी अभिलाषाएं भी टूट गई थी। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिली। जगधर सूरदास की झोपड़ी को जलाने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझ भैरव के पास जाता है। अब देखिए, ये जगधर भैरव के पास जाता है। उसे वहां पता चलता है कि भैरव की झोपड़ी जलने से पहले सूरदास की पोटली वह चुरा लाया था। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जागता है और भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए तो उसे यह भी प्राप्त होना चाहिए। इसी बात की धमकी वह भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे न दिए तो वह सूरदास को इसके राज बता देगा, और भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है। अब देखिए, जो भैरव ने पैसे चुराए उसमें जगधर भी हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि वह बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने ही आग लगाया है। और जब बातों बात में यकीन हो जाता है तो वह पैसे बांटने के लिए कहता है, और ऐसा न करने की स्थिति पे उसे धमकी देता है कि उसकी बातों को पूरे गांव के सामने रख देगा। ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी का के विषय में बताता है, किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक
हानि को जगधर से गुप्त रखता है, क्योंकि वह एक गरीब के पास इतने पैसे होने की के लिए लज्जा की बात थी। मतलब गरीब गरीब व्यक्ति के पास ढेर सारे पैसे होना एक लज्जा का विषय होता है, क्योंकि लोग उस पे संदेह करते हैं कि यह पैसे कहीं से चुरा के लाया है। सुभागी, जो भैरव की पत्नी है, जगधर और सूरदास की बातें सुन रही थी। वह सूरदास से सहानुभूति रखती थी तथा पोटली को वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु उसके पुत्र को उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, ये ध्यान रखिए, बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, वह इस जीवन को एक खेल मानता था। सूरदास जीवन को एक खेल मानता था। उसकी मनोदशा बदल जाती है तथा वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। कौन? सूरदास उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व की तरंग से भर देती है। अब कुछ कहानी इस पाठ से देख लेते हैं, जो निरंतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? उत्तर, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी बदला लेने के लिए जलाई, जिसके कई कारण थे। सूरदास से बदला लेना चाहता था। सुभागी को शरण देने के कारण भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव की मार से बचने के लिए वह सूरदास की शरण में आ गई। सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया, जिससे भैरव की जग हंसाई हुई। भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या का भाव जागा। सुभागी बार बार पति की मार से बचने के लिए सूरदास के घर में जाकर छुप जाती थी। सूरदास बीच बचाव करता और भैरव से बचना चाहता। भैरव को इसी बात से ईर्ष्या हो गई थी। वह सूरदास से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। प्रश्न, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। उत्तर, सूरदास का इस वाक्य से एक सशक्त चरित्र उभर कर आता है, जिसमें कई विशेषताएं हैं, जैसे हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार न मानना चाहता था। पुनः परिश्रम करके सब कुछ अर्जित करना चाहता था। वह परिश्रम करने को तैयार रहता था, क्योंकि उसमें गांधीवादी विचारधारा भरी हुई थी। कर्मशील, मेहनती। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसमें इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से वह नहीं कतराता। प्रतिशोध की भावना से मुक्त, यानी कि गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट परिचय। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी होने नहीं देता। वह विपरीत परिस्थितियों में मौन रहता और आत्ममंथन करता, किंतु वह किसी पर हावी होना या प्रतिशोध लेने की भावना अपने मन में नहीं लाता। वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। झोपड़ी जल जाने से उसने यही काम किया। एक चीज यहाँ पर सकारात्मक निर्णय लेता है, नकारात्मक विचार उसके मन में नहीं आते हैं। सहृदय और परोपकारी। सूरदास केवल कोमल हृदय का नहीं, उसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी सुभागी को शरण दी। अंत में सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार भी वह स्वयं मानता था, और जो उसने पैसे जमा किए थे गांव में तालाब या कुआं बनवाने के लिए, वह भी उसके परोपकार की भावना से भरी हुई थी। आशावादी दृष्टिकोण। मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति नवीन आशा जागृत हुई, यानी कि उसमें खिलाड़ी खेल में हारता जीतता है, यह उसने समझ लिया था और भविष्य में पुनः जीतने के लिए उसने मन बना लिया था। वह अतीत को भूलकर भविष्य में फिर से सुधार करना चाहता था, फिर से विजय प्राप्त करना चाहता था। प्रश्न, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? सूरदास की कहानी के आधार पर सूरदास की मनः स्थिति का वर्णन कीजिए।
यह जो प्रश्न है, दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह अधिकतर पूछे जाते हैं। तो उत्तर है, भैरव के द्वारा सूरदास की झोपड़ी में ईर्ष्या के कारण आग लगा देने के उपरांत उसका पूरा घर जलकर स्वाहा हो जाता है। सूरदास बेहद चिंता में था। उसे अपने झोपड़ी के जल जाने पर इतना गम नहीं था। उसके मन में आशा थी कि उसके द्वारा जमा किए हुए पैसे सुरक्षित होंगे। आग बुझने के बाद सूरदास अपनी जली हुई झोपड़ी में जाता है और जहाँ पोटली रखी होती है, उन सभी जगहों की तलाशी लेता है, किंतु पोटली होती तब तो मिलती। यानी कि पोटली जो है भैरव ने आग लगाने से पूर्व ही गायब कर ली थी। आग लगाने से पूर्व भैरव वह पोटली चुरा लेता है। वह काफ़ी निराशा में डूब गया। उसके मन की स्थिति बेहद बेहद दयनीय तथा करुणामय हो गई। लोगों ने उससे पूछा, क्यों, तुमने चूल्हा तो ठंडा किया था, अर्थात कहीं खाना बनाकर उसमें आग तो नहीं छोड़ दी थी जिसके कारण यह झोपड़ी जल गई। अर्थात खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को ठीक प्रकार से बुझाया था या नहीं, जिसके कारण झोपड़ी में आग लग गई। पर सूरदास ने कोई जवाब नहीं दिया और यह कहा, अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे शांत होता। यानी भैरव जो प्रतिशोध की भावना में जल रहा था, वह उसका प्रतिशोध कैसे पूरा होता। दुश्मनों के दिल में जो आग लगी थी वह मेरे झोपड़ी के जल जाने से शांत हुई। उन्होंने अपने दिल की आग को मेरे झोपड़ी में लगा दी। दुख और निराशा के सागर में सूरदास गोते खाने लगा। तभी उसका बेटा मिठुआ खेलता हुआ आता है। अन्य बच्चे भी उसके साथ होते हैं। एक बच्चा खेल में हार जाने के कारण रोने लगा, जिस पर बच्चे कहते हैं, यह खेल में रोता है। बच्चे कहते हैं, यह खेल में रोता है। इससे सूरदास को एक सहारा मिलता है और वह निराशा के भवसागर से निकलकर आशावादी और ऊर्जावान हो जाता है। प्रश्न, यह पूष की रात न थी, उसके अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। उत्तर, सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति था जो भिक्षा मांगकर अपना घर चलाता था। उसे भिक्षा मांगकर धन संचित किया था, जिससे उसकी काफ़ी सारी अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी। वह अपने पुत्र मिठुआ तथा समाज के लिए कुछ करना चाहता था और शाबाशी प्राप्त करना चाहता था। उन जमा पूंजी से मिठुआ का धूमधाम से ब्याह करना चाहता था। गांव के लोगों को पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए कुआं खुदवाना चाहता था। शायद इसी कार्य से लोग सूरदास को आश्चर्यचकित से देखते और धन्यवाद करते। इस अभिलाषा के साथ हुआ पूंजी को संचित वह जो है पूंजी को संचित कर रहा था, किंतु भैरव ने ईर्ष्या द्वेष के कारण सूरदास की झोपड़ी में रखे हुए धन की पोटली को निकालकर पूरे झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास की जितनी भी अभिलाषाएं थी वह उस पोटली के साथ दम तोड़ गई। अर्थात घर में रखी हुई पूंजी जिनसे उसकी अभिलाषाएं जुड़ी हुई थी, अब सूरदास के पास नहीं थी, जिससे उसकी अभिलाषा अब राग के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। उत्तर, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों। उत्तर, जगधर भैरव को आग लगाने के लिए, सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाता रहता था। जब भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी तो वह जगधर सहज समझ गया कि यह काम भैरव का है। जब झोपड़ी से बड़ी मात्रा में धन के गायब होने की बात सुभागी तथा सूरदास से पता चली तो जगधर के मन में एक आशा जागृत होती है। वह भैरव का मन लेने के लिए उसके पास जाता है और बात बात में झोपड़ी में आग लगाने तथा वहां उसकी धन की पोटली को गायब होने की बात जान जाता है। जगधर तो यह बात ठीक नहीं लगती कि एक क्षण में भैरव के पास इतना धन आ गया। वह उसमें साझेदारी चाहता था, मगर भैरव उस धन में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं चाहता था। इसलिए उसने जगधर को पैसे देने के लिए मना कर दिया। जगधर ने
बात को सभी के सामने रखने की धमकी दी, किंतु भैरव नहीं माना और उसने सूरदास को आकर धन चोरी होने की जानकारी सूरदास को दी। प्रश्न, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना क्यों चाहता था? उत्तर, सूरदास जगधर से ही नहीं बल्कि समस्त गांव के लोगों से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना हास्य का विषय होता है। वह अपने को हास्य का पात्र नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वह अपनी आर्थिक हानि को सभी से छुपाना चाहता था। इस बात को छिपाने के पीछे एक और विचार हो सकता है, शायद सुभागी की लोक निंदा, अर्थात सुभागी की लोक निंदा न हो, जग हंसाई न हो। पैसे का पता अगर गांव वासियों को चलता तो सुभागी के दामन में दाग लगते, इसका भय सूरदास को था। कहीं पैसे की लालच में सुभागी सूरदास के घर में तो नहीं जाती थी। इन सभी विचार के बाद सूरदास ने आर्थिक हानि को गुप्त रखना ही उचित समझा। प्रश्न, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा। सूरदास की झोपड़ी पाठ के इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीबीएसई के द्वारा अधिकतर पूछा जाता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। सूरदास की झोपड़ी जल जाने तथा पूंजी के चोरी हो जाने पर सूरदास एक गहरी निराशा के सागर में डूब गया था। वह अपने जीवन को अब बोझिल समझने लगा था। उसके ढेर सारी अभिलाषाएं उस पूंजी के साथ जुड़ी हुई थी जो अब राख के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। फिर जब सूरदास ने बालकों को लड़ते हुए देखा और उन्हें कहते सुना कि खेल में कोई रोता है, तो सूरदास को जीवन जीने का एक सहारा मिल जाता है। वह भी जीवन को एक खेल की भांति समझने लगता है और स्वयं को एक खिलाड़ी, जिसमें बार बार गिरने उठने और विजय प्राप्त करने की ललक होती है, पुनः पूंजी जमा करने और सभी आशाओं को पूरा करने की उम्मीद लिए सूरदास उठ खड़ा होता है और विजय तथा गर्व की तरंगों के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए राख के ढेर को आसमान की ओर उछालता है। यह खेल बच्चों को अधिक लोकप्रिय लगा। सभी बच्चे इस खेल में शामिल हुए और सूरदास के सहयोगी बन गए। प्रश्न, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर, प्रेमचंद ने सूरदास को एक कर्मशील, सहनशील और परिश्रमी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। यह संभवतः गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था, जो सब कुछ खो जाने के बाद भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता। सूरदास भी अपना सब कुछ खो देने के बाद पुनर्निर्माण की भावना रखता है और सब कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। इससे सूरदास की कर्मशीलता, हार न मानने वाला, सहनशील तथा बदले की भावना न रखने वाला व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। आशा है यह लेख आपको पसंद आया हो। इस प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए तथा अपनी कक्षा के अनेकों लेख यहाँ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको अनेकों प्रकार की वीडियो आपकी कक्षा के मिलते रहेंगे। धन्यवाद।